अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट हिना सलमान। आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, और खुशी क्यों ना हो, क्योंकि आपको पता है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है बिल्कुल कमी देखी जा रही है और कमी की गई है। और ख़ास तौर पे आपको पता है कि महंगाई के मुसलसल बढ़ता हुआ जो प्रेशर है, इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन की जिस तरीके से जो फेयर्स थे वो हाई हो रहे थे, और ईंधन की कीमतों के असरात के दरमियान जो है हुकूमत ने ये फैसला किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया है। अगर हम बात करें तो इस फैसले के बाद पेट्रोल की नई कीमत जो है वो तकरीबन हो गई है 331 रुपये 95 पैसे, और डीजल की नई कीमत हो गई है 358 रुपये 93 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। अगरचा कीमतों में ये कमी बज़ाहिर आवाम के लिए एक बहुत मुस्बत खबर है, लेकिन इसके साथ ही कई सवालात जन्म ले रहे हैं कि इसकी कमी की सिर्फ जो कीमतें हैं, ये जो कमी हुई है पेट्रोलियम पंप तक महदूद तो नहीं है, क्योंकि इससे जो है बहुत सी चीज़ों के ऊपर जो है वो भी इम्पैक्ट पड़ रहा था। जैसे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं, या हम आम आदमी की बात करते हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो है ऑफकोर्स वो पेट्रोल यूज़ कर रहा है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। ट्रांसपोर्टेशन में जो है वो कितनी ज़्यादा जो है मसाइल देखे जा रहे थे, और इसके साथ साथ अशिया खुर्दो नोश की कीमतों में भी रोज़ बरोज़ इजाफा देखने में आ रहा था। तो जो पेट्रोलियम इम्पैक्ट होता है वो पूरी इकॉनमी पे होता है, वो किसी एक स्ट्रेटा पे, एक सेगमेंट पे नहीं होता। उसमें ट्रांसपोर्टेशन पे भी होगा, आपकी डेली नीड्स के ऊपर भी होगा, इसके साथ साथ इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी पड़ेगा, और हमारी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये जो इम्पैक्ट पड़ रहा था कुछ अरसे से ही, तो हुकूमत ने थोड़ा सा रिलीफ दिया है, और रिलीफ दिया है 4 रुपए के हिसाब से जो है ऑफ कोर्स वो कमी तो आई है। और इसके साथ साथ आपको पता है कि इकोनॉमिस्ट का क्या कहना है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें सिर्फ गाड़ी चलाने वालों को मुतासर नहीं करेगी, बल्कि ट्रांसपोर्टेशन है, एग्रीकल्चर, जिस तरह मैंने आपको पहले ही बताया है, एनर्जी की पैदावार में, रोज़मर्रा की इस्तेमाल करदा चीज़ों में, हर चीज़ पर असरअंदाज होती है। इसलिए पेट्रोल की कीमत में मामूली तब्दीली भी मुल्की मईशत और अवामी ज़िंदगी पर नुमाया असर जो है वो लेकर आता है। तो हुकूमत की जानिब से दिया गया रिलीफ आवाम के लिए कितना मौसर होगा, और आलमी मंडी में तेल की कीमतों पर क्या रुझान होगा, क्योंकि आपको पता है जिस तरीके से ईरान और यूएसए की जो वॉर आप चल रही है, कभी सीज फायर होता है, फिर इरप्ट हो जाती है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का कितना बड़ा मसला दरपेश है, जहां 30% जो है वो तेल की तरसील पूरी दुनिया में की जाती है। उस वजह से जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो कंट्रीज़ में आ रहा है, और दुनिया में कहते हैं कि आने वाले सालों में मज़ीद महंगाई होगी। जहाँ इन्फ्लेशन बढ़ेगी वहाँ लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उस तरीके से इंसानों की जॉब सेक्टर्स में तनख्वाहें नहीं बढ़ रही, उस तरीके से जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो भी मुतासर हो रही है। जब आपकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ही प्रॉपर टाइम तरीके से नहीं पहुंच पाएगी, और इंपोर्ट जब आप करेंगे मुल्क में, तो उस पर टैरिफ ज़्यादा होगा, उस पर जो है ऑफ कोर्स ड्यूटी ज़्यादा पड़ेगी, उस तरीके से लोगों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और ये तो थी एक ख़बर जिससे सोचा कि आवाम को थोड़ा रिलीफ मिलेगा, और चेहरे स्माइल करेंगे, और अच्छा लगेगा कि भाई एटलीस्ट जहाँ 14 रुपये महंगा हुआ था पेट्रोल, वहाँ 4 रुपये हुकूमत ने कम कर दिया है। दूसरी जानिब आपको पता है कि 2 रोज़ कबल जो इतना एक कहते ना कि अफसोसनाक वाक़या हुआ है, और दिलखराश वाक़या भी कहते हैं, बिकॉज़ ऑफ कोर्स जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो इंसान वाकई सोचने मजबूर हो जाता है कि ऐसे एक्सपेडिशंस नहीं करने चाहिए। मौत को मुंह में लेना और उस तरफ जाना भी, फिर आप 2 बार सोचते हो कि क्यों सब लोग कर रहे हैं। मगर एडवेंचर है, कहते हैं एडवेंचर की कोई कीमत नहीं होती, पैशन की कोई कीमत नहीं होती। हमने देखा कि 10 कोपेमा जो हैं वो ब्रॉड पीक पर जाने के लिए तैयार थे, और अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वो गए, और 5000 की बुलंदी पर उन्होंने अपने कैंप्स लगाए, जहां एकदम से जो है एवलांच आया, और 10 के 10 कोपेमा मौत की बाजी में चले गए, जान की बाजी हार गए। तो ये एक बहुत अफसोसनाक वाक़या है, क्योंकि इसमें ऐसे भी कोपेमा मौजूद थे जिसमें निम्सडे का जिक्र आ रहा है, जिसने 6 महीनों में वर्ल्ड रैकेट कायम किया था, और बुलंद तरीन चोटियों को पार किया था, और नेपाल से उनका ताल्लुक़ था। इसके साथ साथ अगर हम पाकिस्तानी कोपेमा की बात करें तो सुहेल सखी का नाम जो है वो आ रहा है,
جو اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں. آف کورس فیملیز کو بہت سی ہارٹ رینچنگ واقعہ ہے. کچھ لوگوں کی جو ہیں باڈیز نکال لی گئی ہیں, ابھی بھی ریسکیو آپریشن جاری ہے. ویدر کنڈیشنز جو ہیں وہ اتنی مؤثر نہیں ہیں. ویدر کنڈیشن آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح مانسون کنڈیشنز چل رہی ہیں, پورے ملک میں بارشیں بھی ہیں, تو جب پہاڑوں پہ جاتے ہیں تو وہاں آف کورس برف کے تودے ہیں, پہاڑ ہیں, برف سفید چادریں لپٹی ہوتی ہیں, اور ایک دم سے پتہ نہیں لگتا کہ کہاں سے ایولانچ آ رہا ہے, کہاں سے گلیشیئرز جو ہیں وہ آ رہے ہیں. تو جو واقعہ ہوا ہے یہ انپریڈکٹیبل واقعہ تھا, اور اگر پتہ ہوتا تو آف کورس وہ اس طرف روٹ نہ کرتے. تو ایسے جو واقعات ہوتے ہیں جہاں آپ کو ایسی ایکسپلوریشن میں, ایسی ایکسپیڈیشن میں, ایسی ڈسکوری کے اندر جو ہیں آپ کو واقعی آپ کو فیسنیٹ کرتے ہیں, وہی اس طرح کے جو واقعے ہوتے ہیں وہ آپ کو ایک بار سوچنے پہ ضرور مجبور کر دیتے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. آف کورس کوپیما, دنیا کے بڑے بڑے کوپیما جو ہیں انہوں نے اپنا نام روشن کیا ہے. پاکستان میں بہت سے ایسے کوپیما ہیں. سمینا بیگ کا نام سر فہرست ہے, اس کے ساتھ ساتھ ستپارہ کا نام سر فہرست ہے. ستپارہ صاحب جو ہیں اب اس دنیا میں نہیں رہے, ان کے ساتھ بھی ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا, لیکن ان کی لیگیسی ان کے بیٹے لے کے چل رہے ہیں. تو یہ ایک پروفیشن ہے. پیشن تو الگ ہوتا ہے مگر پروفیشن الگ ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو نام ہے میں بتانا چاہتی ہوں, دنیا کے معروف اور ریکارڈ ساز کوپیما نرمل پرجا بھی شامل ہیں, جنہوں نے دنیا کی بلند ترین چوٹیوں کو سر کرنے کے لیے کئی عالمی ریکارڈز جو ہیں قائم کیے, اور لاکھوں نوجوانوں کے لیے حوصلہ اور عزم کی علامت بنے ہیں. اور یہ حادثہ صرف چند کوپیماؤں کی جانوں کا زیان نہیں ہے, بلکہ ان خوابوں کا بھی خاتمہ ہے جنہوں نے دیکھا تھا کہ جب جا کے آپ جب چوٹی آپ عبور کرتے ہو, اور جا کے جب جھنڈا گاڑتے ہو اور اپنے ملک کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہو اور بتاتے ہو کہ آپ نے اتنے دنوں میں یا اتنا سفر طے کر کے جو ہے وہ پہاڑ عبور کیا, اور آپ نے کون کون سے راستے دیکھے, اللہ تعالیٰ کی کون سی خوبصورت مخلوق دیکھی, اور بہت سا یہ جو سفر نامہ ہوتا ہے یہ اپنے ساتھ بہت سے خواب, بہت سی امیدیں لے کر آتا ہے, اور جب وہ خواب پورا نہیں ہوتا تو وہ خواب وہیں رہ جاتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے شمالی علاقوں کی برف پوش چوٹیاں ہر سال دنیا سے سینکڑوں کوپیما کی جانب جو ہیں متوجہ کرتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اپنے بلند و بالا خوبصورت پہاڑوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے, جہاں ہم K2 کے خوبصورت پہاڑ دیکھتے ہیں, براڈ پیک جیسی چوٹیاں جو ہیں وہاں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمالیہ ہے, ہندوکش کے پہاڑ ہیں. تو یہ پہاڑ جو ہیں یہ ہزاروں کی تعداد میں کوپیما پاکستان آتے ہیں, اور آف کورس ٹورزم پروموٹ ہوتا ہے, اکانومی بوسٹ ہوتی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہوتا ہے جب ایسا واقعہ ہوتا ہے تو پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچ جاتا ہے, تو پوری دنیا میں اس پہ بات ہوتی ہے کہ کیا ہوا, کیسے ہوا, ویدر کنڈیشنز کیا تھیں, ریسکیو آپریشنز میں کتنا ٹائم لگ گیا. آف کورس جب رابطہ منقطع ہو جاتا ہے تو آپ اپنے بیس کیمپ کی طرف جو ہے وہ رابطہ نہیں کر سکتے, وہاں سے ریسکیو آنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن آف کورس جو آپ کلبس کی طرف سے جا رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے کتنے کوپیما جو ہیں اس وقت کون کون سے پہاڑوں پہ جو ہیں اس وقت انہوں نے عبور کر لیا ہے, یا کون کون سے پہاڑوں پہ قیام پذیر ہیں. تو ویوز بات یہ تھی کہ سانحہ نے ایک بار پھر کئی سوالات کو جنم دیا ہے کہ ایسے خطرناک مقامات پر موسمی نگرانی کے نظام کو مزید مؤثر بنانے کی ضرورت ہے. اور ویدر کو ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے, پوری دنیا کا ویدر جو ہے اس وقت ایسے ہی مناظر پیش کر رہا ہے, کیونکہ سم ٹائمز جو تھا آپ کو یہ پتہ لگتا تھا کہ یہ موسم جو ہے اس وقت صحیح نہیں ہے, مگر اب دنیا میں ایسا موسم دیکھا جا رہا ہے جس کی پیشن گوئی کافی سالوں پہلے سائنٹسٹ نے کر دی تھی, ویدر ایکسپرٹس نے کر دی تھی, مگر ہم اب ایکسپیرینس کر رہے ہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے یہ جو ویدر کنڈیشنز ہیں یہ لوگوں کی اپنی بنائی گئی ہیں. جس طریقے سے ہم نے جگہ جگہ جو ہے گند پھینکا, جگہ جگہ جو ہے ہم نے ڈیفارسٹیشن کر دی, جگہ جگہ جو ہے ہم نے پانی جس طریقے سے ہم نے گندا کر دیا, آلودہ کر دیا, تو یہ تمام چیزیں جو ہیں پورے ایکو سسٹم کو متاثر کر رہی ہیں. یہ صرف ایک جگہ کا واقعہ نہیں ہے, ایک مسئلہ نہیں ہے, یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے. تو کوپیما کی حفاظت کے لیے موجود انتظامات کافی ہیں یا کیا موسمیوں کے باعث جو ہے برفانی تودوں کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے؟ آف کورس اضافہ ہو رہا ہے, اور یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ پچھلے کئی سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے واقعات دیکھے جا رہے ہیں, اور یہ واقعات اسی وجہ سے دیکھے جا رہے ہیں کیونکہ یہ انسانوں نے اپنے ساتھ خود ظلم کیا ہے. تو یہ ہم نے سوچا کہ آج اپنے پروگرام کا آغاز کریں ایک خوشخبری کے ساتھ, اور ایک ایسا واقعہ جس نے واقعی ماؤنٹینز کو جو ہے, ماؤنٹینز کی خوبصورتی کو جو ہے جہاں دوبالا کیا ہے, وہیں ایک واقعے نے جو ہے دل توڑے ہیں. اور اس پروگرام جو ہے آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے, کیونکہ ہمارے مزید خوبصورت سیگمنٹس آپ دیکھیں گے. اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے اپنے آپ کو سٹائلش کیسے بنانا ہے, اپنے اورا پہ کیسے کام کرنا ہے,
पर्सनालिटी पे कैसे काम करना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर इंसान के पीछे एक पर्सनालिटी होती है जो छुपी भी होती है, जिसको निखारने की ज़रूरत होती है। और उसके साथ साथ आपको हर्बल रेमेडीज़ भी बताएंगे और हेल्थ इशू पे भी बात करेंगे। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, यू हैव टू स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। बात हम करते हैं कि ख़वातीन की पर्सनालिटी और वो पर्सनालिटी, वो ऑरा लेके चलना और उसके साथ साथ किचन में काम करना, दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन हम इसको कैसे जो है रिलेट कर सकते हैं। एक तो कहते हैं ना कि अपने आप को खूबसूरत बनाओगे, अपने आप को अच्छा दिखाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका दिल चाहेगा कि आपके घर के जो कोने हैं, आपके घर की जो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है जिसको हम किचन कहते हैं, जो एक हेल्थ सेक्टर होता है, जो एक फार्मेसी होती है, वो भी साफ रहे। और साफ सुथराई में ऑफ कोर्स हमें बहुत तगोदो करनी पड़ती है। हमारा दिल चाहता है कि हम लोग हर जगह को डिसइंफेक्ट करें। इसके साथ साथ हमारा दिल चाहता है जहां आजकल मौसम ऐसा है, कोई चीज़ खुली ना हो। जब खुली चीज़ें रखते हैं तो कंटामिनेशन का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। कोने खुदरों में आजकल पता है कि बारिशें हो रही हैं, कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं और कॉकरोचेस का ये ब्रीडिंग पीरियड है, लिजर्ड्स का ये ब्रीडिंग पीरियड है। तो हमने अपने किचन को कैसे जो है वो साफ सुथरा रखना है और इसके साथ साथ अपनी पर्सनालिटी को कैसे हमने ग्रो करना है, अपनी पर्सनालिटी को हमने कैसे ब्लूम देना है, कैसे ब्लॉसम करना है, क्योंकि ख़वातीन की पर्सनालिटी इज़ द मोस्ट चार्मिंग थिंग एक घर में। और चार्म तब क्रिएट होता है क्योंकि पहले आप जब दरवाज़ा खोलते हो तो खातून नज़र आती हैं और उसके बाद उनका किचन नज़र आता है। तो आज हम दोनों चीज़ों पर बात करेंगे और हमें ज्वाइन किया है हेल्थ एंड ऑरा एक्सपर्ट समन असद ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने मुझे एक नई पहचान दे दी, ऑरा एक्सपर्ट। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक। बिल्कुल, आपने भी तो ड्रिफ्ट किया है ना, कहाँ आप पर्सनालिटी के ऊपर बात करती थी, अब कहाँ आप कनेक्टेड एक्चुअली किचन की स्पेशल हो बन गई हैं। एक्चुअली ग्रूमिंग से सब कुछ रिलेट करता है, क्योंकि औरत की जो खूबसूरती है ना, मेरा मानना, आपका भी मानना ये होगा, औरत की खूबसूरती एक पूरा पैकेज है। वो ये नहीं कि सिर्फ हम देखने में अच्छी लगे। एक औरत जब खास तौर पे आपकी शादी हो जाती है, आप अगले घर पे चले जाते हैं, तो फिर लोगों की एक्सपेक्टेशंस आपसे बढ़ जाती हैं। तो एक औरत की खूबसूरती ये है कि वो कितनी सुगड़ है, वो किचन को कैसे मेंटेन करती है, वो खाने कैसे बनाती है। तो मुझे लगता है कि आपकी पर्सनालिटी कंप्लीट ही नहीं है अगर आपको ये सारी चीजें मैनेज करनी नहीं आती, आपको हाइजीन की केयर नहीं है, आप बहुत थोड़े टाइम में ज्यादा काम कर लेती हैं। ये आपकी खूबसूरती है बेसिकली। ठीक है, तो मुझे समझ ये बताएं कि पहले तो आप इतना ज्यादा ऑफ कोर्स पर्सनालिटी के ऊपर आप काम करती थी, इमेज कंसल्टेंसी के ऊपर काम करती थी, और पर्सनालिटी को ग्रूम कैसे करना है, वार्डरोब कैसे आप लोगों ने देनी है, बिल्कुल। मगर उसके साथ साथ अब किचन की ग्रूमिंग पे भी आप काम कर रही हैं। किचन की ग्रूमिंग में आपने क्या चीज देखी है जो कि आप व्यूअर्स से शेयर करना चाहती हैं? अच्छा, एक्चुअली ऐसा है कि जो इमेज कंसल्टेंसी का काम है और ग्रूमिंग, पर्सनालिटी ग्रूम करने का काम है, दैट इज माय एक्सपर्टीज एंड माय ब्रेड एंड बटर ऑल्सो। लेकिन ये जो किचन का काम है, इसको मैंने कनेक्ट ऐसे किया कि मेरे हस्बैंड ने किचन शुरू किया था, क्योंकि मेरे हाथ में थोड़ी उनको लगा कि कोई है बात, कोई टेस्ट है, ये अच्छे खाने बना लेती है, क्विकली बना लेती है। हाँ, क्विकली बना लेती है। वो कहते हैं जो हमारी माँ ने बनाया वो नहीं बना सकी। अच्छा, नहीं, बाय द वे अभी भी ऐसा है। राशिद मुझे बहुत सारी चीजों में कहते हैं कि अम्मा ऐसे बनाती थी, अम्मा ऐसे करती थी, कहते हैं ना? हाँ, बिल्कुल कहते हैं। इसी तरह राशिद को बहुत सारी चीजें अपनी बहनों के हाथ की पसंद है। कि मेरी बहन गुड़ वाले चावल बहुत अच्छे बनाती थी या चिकन पुलाव, तो मुझे रेसिपीज बताते हैं, उनको शौक बहुत है ना किचन का, तो कहेंगे वो ऐसे बनाती थी। ठीक है, तो मैं वो ही चीजें जो है ना अडॉप्ट करने की कोशिश करती हूँ, और वाकई मुझे रियलाइज होता है कि जो चीजें आप अपने बड़ों से सीखते हैं ना, लिटरली मैंने बहुत सारी चीज़ें जो टेस्ट डेवलप किया है, अपनी माँ की रेसिपीज़, अपनी बड़ी बहन की रेसिपीज़, और फिर आगे राशिद जब मुझे गाइड करते हैं कि अम्मा ऐसे बनाती थी, तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है ना मेरी चीज़ों को बैलेंस करती हैं। तो और बाकी वक्त के साथ साथ एक औरत के अंदर ना मैच्योरिटी आ जाती है। पहले मैं सोचती हूँ कि इतना डिफरेंस था मेरी पर्सनालिटी में कि मैं सिर्फ कपड़े पहनने और बस ये कि मुझे घर की डेकोरेशंस का शौक था, तो लेकिन मुझे उस वक्त तक ये नहीं पता था कि डेकोरेशन बाद की बात है, सबसे पहले सफाई आती है। सफाई आती मुझे है। अपना वो दौर याद है कि जब मुझे अम्मा कहा करती थी, मेरी जो माँ है, कि तुम किचन में काम ना किया करो,
तुम काम करती हो ना, हाँ मेरा काम बढ़ जाता है, मुझे बाद में ज्यादा काम करना पड़ता है। और अब देखो कि इतनी मैच्योरिटी आ गई है कि काम करते करते मैं एट ए टाइम अगर 3-4 हांडियां भी बना रही हूँ तो उसके साथ क्विकली मुझे ये होता है कि मैं सफाई भी साथ साथ करती रहूं। और बाकी वीकेंड्स पे मेरी कोशिश होती है कि मैं बखूर जरूर चलाऊं किचन में। और क्योंकि कहते हैं कि बखूर से ना आपके जितने भी ये आजकल देखो कीड़े कितने निकल रहे हैं, और वैसे तो अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल क्लीन है मेरा किचन। कंटामिनेशन का डर होता है, लिटरली बहुत डर होता है। कोई दरवाजा खुला रह गया तो बाहर से कोई कीड़ा शीड़ा ना आ जाए, कोई लिजर्ट ना आ जाए, उसके लिए बखूर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं सफाई के साथ साथ ना ये भी चीजें करूं। तो आपको पता ही नहीं चलता आप किस वक्त आपकी जिंदगी में इतनी मैच्योरिटी आती है कि अच्छा, आपके हस्बैंड कितना साथ देते हैं, किचन में हेल्प कराते हैं सफाई सुथराई में, या आपका जो बिजनेस अब चल रहा है कुकिंग का, उसमें कितना साथ दे रहे हैं? अच्छा, राशिद की बड़ी स्मार्टनेस है, बहुत शॉर्ट टाइम में बड़ा कुछ मैनेज कर लेते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाती। जैसे कि परचेजिंग ऑफ वेजिटेबल, हमें रोज सुबह सुबह फ्रेश वेजिटेबल चाहिए, तो वो राशिद ने लेकर आनी होती है। अच्छा, राशिद को सारी लिस्ट दी जाती है कि ये चीजें लेके आनी है। फुल टाइम आपके साथ काम कर रहे हैं? फुल टाइम, ठीक है। उसके बाद जब ऑर्डर रेडी होता है उसकी पैकिंग में राशिद का बहुत रोल होता है। फिर जब ऑर्डर डिस्पैच करना है उसमें राशिद का बहुत रोल होता है कि फॉरन लोकेशन कैसे डालनी है, किसका कितना सामान है, फिर उसको दोबारा से चेक लिस्ट देखना कि इस बंदे का सामान पूरा जा रहा है, क्योंकि आपको पता है फ्रोजन भी है और घर में जो फूड बनता है वो भी होता है। तो ये बहुत सारी चीजों में मुझे लगता है मैं अकेली तो मैनेज नहीं कर सकती। अच्छा, जिस तरीके से आजकल प्राइस हाइक हो गई है चीजों की, इन्फ्लेशन लेवल बढ़ गया, आज हम अभी प्रोग्राम में भी डिस्कस कर रहे थे, पेट्रोलियम की कीमतें ऊपर नीचे होती हैं, और जैसे ही होती हैं वो सारी चीजें इन्फ्लेशन की तरफ चली जाती हैं। तो आप कैसे उसको मैनेज करिए उस बजट को कि आपने एक जगह जो है इतना खाना देना है या इतने पर्सन्स का पर पर्सन आपने फूड केटर करना है, तो आपकी प्राइसेस भी ऊपर नीचे होती हैं? अच्छा, प्राइसेस ऊपर नीचे करनी पड़ती हैं और आपको क्लाइंट को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है, क्योंकि आजकल आपको पता है जितनी इन्फ्लेशन चल रही है उनको भी पता होता है, ठीक है, उनको पता होता है कि हाँ अब जाहिर है पेट्रोल की कीमत इंक्रीज हुई तो सारी चीजों की कीमत इंक्रीज हो गई। पिछले दिनों देखो टमाटर कितना एक्सपेंसिव हो गया था, ठीक है, और आप खाने में नहीं डालोगे तो वो जायका नहीं आएगा। और अच्छा, लोग प्योरी डाल रहे थे लेकिन प्योरी का टेस्ट नहीं आ रहा था। नहीं यार, प्योरी का वो बात नहीं है। जो क्यों हम सुबह फ्रेश वेजिटेबल्स लेकर आते हैं, और ये सीखा भी तो हमने अपने घर से है ना, हमारे माँ बाप से सीखा है हमने कि उन्होंने सुबह सुबह क्यों लेके आनी है सब्जी, क्योंकि उनको होता है कि मंडी से सब्जी ताजी आई होती है, उसका जायका ही और होता है। मेरे घर ना कभी छिला हुआ लहसुन नहीं आया, ठीक है, और मैंने वही चीजें, मुझे समटाइम्स टफ भी लग रही होती है चीजों को मैनेज करना, कि क्योंकि जब मैंने बचपन से वो चीज नहीं देखी वो चीज अडॉप्ट की तो मैंने वो अडॉप्ट किया है। मुझे लहसुन भी चाहिए, दूसरा एक तो देसी होता है बारीक वाला, लेकिन मुझे चाहिए बड़े वाला चाइनीज, और मुझे घर में नॉट चाइनीज, चाइनीज लहसुन तो बहुत बारीक होता है, उसकी बहुत तुलसी होती है, उसमें स्पाइस लेवल बहुत हाई होता है, और उसको खाने के बाद, उसकी कंजम्पशन के बाद आपको बर्निंग बहुत होती है। अच्छा, अब पता है हमारी एज से जो बड़े लोग हैं उनको तो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो आपको सब कुछ देखना पड़ता है कि आपका क्लाइंट खाना खाने के बाद उसको ये ना लगे कि उसने कुछ गलत चीज खा ली है। जो सारे ऑर्डर्स तैयार करती हैं या आप अकेले कर रही हैं? अकेले हो नहीं सकता, मामला ये है आपको साथ हेल्पर्स रखने पड़ते हैं। जैसे बहुत सारी सब्जियों को हमने धोना है, फिर उसको साफ करना है, फिर उसको चॉप करना है, उसके लिए एक टीम वर्क होता है, ठीक है। अब एक दिन में अगर आपने 10 किलो स्प्रिंग रोल ही बनाना है तो वो अकेला एक बंदा मैनेज नहीं कर सकता, ठीक है। बहुत सारी चीजों में ये होता है कि मुझे पता है कि टेस्ट तो मेरे हाथ का है, बनाऊंगी करूंगी मैं, लेकिन ये जो सब्जी धोना है, काटना है, चिकन को धोना है, किचन के पीसेस को प्रॉपर मैनेज करना है, वो सारी चीजें ना टीम के साथ शेयर करनी पड़ती हैं, लेकिन जो उसको बनाना है वो मैं खुद करती हूँ। अच्छा समन, ये मेन्यू डिजाइन करना या मेन्यू बनाना या टेस्ट डेवलप करना, ऑफ कोर्स हमारी लेडी ऑडियंस जो है वो देख रही होंगी और जो घरों में काम करती हैं ये चाहती है कि ये बिजनेस करें, बिल्कुल, तो ये कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। मैं कहती हूँ कि एक तो आपकी लाइफ बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली देखा जाए ना तो बिजी हो जाती है, बिजी होने के साथ साथ आपका टाइम बड़ा वैल्यूएबल हो जाता है। आप खवातीन, मैं तो कहती हूँ जिन खवातीन के खासतौर पे बच्चे हैं वो उनको छोड़कर नहीं जा सकती जॉब्स में, उनके लिए आइडियल जॉब है घर पे, और जिनके हाथ में टेस्ट भी है, टेस्ट भी है।
अच्छा है ना, टेस्ट आ भी जाता है। अच्छा। ये कोई काम ऐसा है, इसमें बरकत ऐसी है, अल्लाह के हुक्म से टेस्ट आ भी आई जाता है। थिंक प्रैक्टिकल कर करके आ जाता है। प्रैक्टिस कर करके फिर आपका जब इंटरेस्ट डेवलप होता है तो आपका लर्निंग प्रोसेस भी स्ट्रॉन्ग हो जाता आई है। थिंक आई हैव दिस, यहाँ एक पॉइंट आई वांट टू रेज Please. कि एक ही चीज दो अलग लोग बनाएं, एक ही रेसिपी के साथ दो अलग अलग टेस्ट दोनों होते का हैं। अलग टेस्ट आता है, वेरी ट्रू। टेस्ट हाथ में होता बिल्कुल है। ऐसे हाथ में टेस्ट होता है। और जो चीज दिल से बनाई जाए तो मुझे लगता है उसमें तो वैसे बरकत भी होती है और उसमें लज्जत भी बढ़ जाती है। लेकिन फिर मैं ये बात कहूंगी कि सब्जी का फ्रेश होना, गोश्त का फ्रेश होना और उसके साथ साथ उसको बड़े अच्छे और नफासत से धोना, काटना, ये चीजें जायके में बहुत मैटर करती हैं। अब कहाँ आपने कोई चीज फ्रीज की और अब वो निकालेंगे उसका वो टेस्ट नहीं हमारे रहेगा। यहाँ एक बहुत बड़ा इशू है कि हम लोग यहाँ जो वॉशिंग होती है यूटेंसिल्स की, बर्तन की, तो उसमें से एक स्टिंक आती है। अक्सर लोगों के घरों में बहुत ज्यादा आती है और ये नहीं देखते कि स्पंचेस उन्होंने दो अलग अलग रखे हुए या नहीं रखे हुए। इस चीजों के कैसा ख्याल रखना चाहिए, और खासतौर पे जो खवातीन बहुत अच्छा सवाल किया, लिटरली इसके ऊपर बात करने की जरूरत है। देखिए, हमेशा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि शीशे का बर्तन साफ करने के लिए स्पॉन्ज अलग रखें और जो आपके ग्रीसी पैन्स और ग्रीसी चीजें ना, उसके लिए प्लीज स्पॉन्ज अलग रखें। और सफाई सुथराई में ना कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हर चौथे पांचवें दिन ना एक प्रैक्टिस लाजमी करें। आप अपनी चीजों को थोड़ा सा ना गर्म पानी से भी धोएं, और ये इतना सिंपल है, सिरके वाले पानी इतना से भी लोग हाइजेनिक धोते है। हैं। हाँ, आपने पानी को गर्म कर लिया, गर्म करने के बाद एक तसले में आपने उसको डाल लिया, उसके अंदर आपने थोड़ा सा डिटर्जेंट डाला जिससे भी आप अपना बर्तन धो रहे हो, आपके वॉशिंग हो रही है, वॉशिंग लिक्विड डाला, सिरका डाला, थोड़ा सा सोडा डाल दिया। ठीक है, मैं तो नमक भी ऐड कर देती हूँ, बट सोडा बहुत अच्छा काम करता है। उस गर्म पानी के अंदर अपने यूटेंसिल्स को, अपनी चीजों को भिगो के रख दें। ठीक है। आप यकीन करें, जो आपके बर्तन चमक के साफ निकलेंगे ना, आप हैरान रह जाएंगे। उसके बाद धूप में इसको सुखा लें। अच्छा, धूप में आजकल पानी, अगर आप गर्म पानी से धो रहे हैं और उसको आपने रखा है थोड़ी देर के लिए, वो क्विकली ड्राई होता है। अच्छा, एक और चीज, हाँ, ये तो आपने बता दी ना कि बिल्कुल। क्या करना है। जो कपड़ा हम लोग किचन में इस्तेमाल करते हैं शेल्फ्स के ऊपर, अब तो खैर डिफरेंट चीजें आ चुकी हुई हैं, अब्जॉर्बिंग स्पंजेस आ चुके हैं, मगर उस कपड़े में बहुत ज्यादा स्टिंक होती है। अक्सर लोग, मैं देख रही थी, लोग उबाल रहे होते हैं। मेरा ख्याल है कि अच्छे से उसको वॉश कर लिया जाए ना। एक और बात है, देखिए, किचन का जो काम है ना, ये बड़ा ही सेंसिटिव है। इसमें आपने नैपकिन्स भी डिफरेंट रखने हैं। मैं, आई एम सॉरी, मैंने ना बड़े अच्छे अच्छे घरों में देखा है, जब जिन किचन्स को मुलाजिम होल्ड कर रहे होते हैं, मैंने देखा है जो केयर घर की औरत कर सकती है ना, वो घर का मुलाजिम उस तरह से नहीं कर सकता। मे बी उसको नॉलेज इतनी नहीं होती, या वो चाहता है कि उसको घर की औरत थोड़ा गाइड करे। जाहिर है, आप जब नहीं गाइड करेंगे तो वो तो उनका ब्रॉटअप ऐसा है ही नहीं, वो चीजें वो लर्न करके आए नहीं। आप रखें किचन में, अपने होम सर्विस रखें, लेकिन उनको गाइड करना बहुत जरूरी है। नैपकिन्स डिफरेंट होने चाहिए। आपके जो शेल्फ साफ करने वाले से लेकर जहां पर आप बर्तन वॉश कर रहे हैं, उस वाली जगह पे भी आपको डिफरेंट नैपकिन्स चाहिए। ये नहीं है कि उसी कपड़े से आपने अपनी खिड़कियां झाड़ ली हैं, उसी को पकड़ के आपने उसमें, फिर हम कहते हैं स्मेल आती है, फिर हम कहते हैं कि उसमें ग्रीस हो गया है, ग्रीसी हो गया है, फिर हम ये इस तरह की कंप्लेंट्स करते हैं। होता ये कि जब चीज़ों को आप तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो फिर आपको, ऑफ कोर्स, फिर आपको इन चीज़ों की तरफ लेकर जाएगी। स्मेल भी आएगी, निशानात रह जाएंगे, अलमारियां गंदी लगेंगी। आप वही कपड़ा जो है शीशे पे मार रहे हैं, वही आप लकड़ी पे मार रहे हैं। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट घर में ना, आपकी जो क्लीनलीनेस का सामान है, आपकी जो क्लीनिंग का सामान है, उस पे है। आपको वुडन मटेरियल साफ करने के लिए अलग स्प्रे चाहिए, आपको शीशा साफ करने के लिए ग्लेंट अलग चाहिए। मुझे तो, मैं हैरान होती हूँ। डिसइंफेक्टेंट्स आपको अलग चाहिए, Exactly. of course. और उसके साथ साथ जैसा लिक्विड्स मिलते हैं आपके, कि आपने इलेक्ट्रिक लिक्विड्स लगाए होते हैं, मच्छर उससे चले जाते हैं, मक्खी चली जाती है। मक्खियां तो बहुत ज्यादा आजकल मक्खियां उन्होंने आजकल attack किया बहुत हुआ ज्यादा है। है, बिल्कुल। उसके लिए नमक का इस्तेमाल इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ, विल टॉक अबाउट इट, छोटी छोटी टिप्स के हवाले से बात करेंगे, सफाई सुथराई, कंटामिनेशन ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक व्यूअर्स हम बात कर रहे हैं कि इस मौसम में किचन की सफाई कितनी ज़रूरी है, क्या क्या करना पड़ता है, कौन कौन सी तरकीब जो है वो ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे जो गोश्त हम लोग रखते हैं फ्रीज़र्स में, वो अक्सर आपको पता है कि स्टेन्स पड़ जाते हैं, पूरा फ्रीज़र रेड हुआ होता है, बर्फ़ जमी होती है। तो हम कैसे जो है गोश्त ख़राब होने से बचा सकते हैं और अपना फ्रीज़र साफ़ रख सकते हैं। आज हमारी रहनुमाई कर रही हैं समन असद। समन, एक तो वेजिटेबल्स हम काट के उसको फ्रीज़ कर सकते हैं, क्या तरीका है? और गोश्त जो कि हम जब आता है ताज़ा तो उसके पैकेट्स बना के रखते हैं, अक्सर वो जो है उसमें से वो कहते हैं रस रहा होता है खून उसका, और फ्रीज़र रेड हुआ होता है, क्या करना चाहिए? अच्छा, नॉट ऑल द वेजिटेबल्स यू कैन पुट इन द फ्रीज़र, मतलब सारी वेजिटेबल्स मुझे नहीं लगता है कि आप उसको फ्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक तो टेस्ट बहुत जल्दी चेंज होता है सब्ज़ी का। तो जैसा मौसम होता है हमारे यहाँ मटर का, मटर आप फ्रीज़ कर लें, लेकिन मेक श्योर कीजिए कि उसमें ऐसे टाइट बॉक्सेस में उसको फ्रीज़ किया जाए छील के कि वो ख़राब ना हो, या उसको बॉईल करने के बाद उसका जायका, उसका टेस्ट चेंज ना हो जाए, तो वहाँ पे फिर उसका मज़ा ख़राब हो जाता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं। शिमला मिर्च को आप फ्रीज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो झुलस जाती है, जैसे ही वो बर्फीली होती है तो वो क्या होता है, वो सॉगी हो जाती है, उसका वो टेस्ट भी नहीं रहता। इसी तरह देख लें, आलू को आप फ्रीज़ नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिनको आप फ्रीज़ नहीं करते। प्याज को अगर आपने देखें, प्याज को अगर आपने फ्रीज करना है ना, तो आप उसको फ्राई करके फ्रीज करेंगे, ठीक है। आप उसको कच्चा फ्रीज नहीं करते, वो पॉइजनस हो जाता है। टमाटर को करते हैं, हाँ, टमाटर की आप प्यूरी बनाएं, लेकिन ये कि छिलका उतार दें, बीज निकाल दें। क्या है कि टमाटर का जो बीज है ना, वो पेट बहुत ज्यादा लूज करता है, और जो उसका छिलका है ना, वो गुर्दे में पथरी करने के लिए बहुत ज्यादा जाना माना जाता है कि इसको छिलका उतार के खाना चाहिए। तो हमेशा कोशिश करें कि जो टमाटर आप अपने, एक तो एक्सपेंसिव बहुत है आजकल, 400-500 रुपए किलो तक गया हुआ है, तो जब आपने उसको यूज करना है तो उसके बीज निकालें, खासतौर पे वो बीज जो अंदर से पके हुए होते हैं, और छिलका उतार दें। मैं पील करवा लेती हूँ। मैं क्या करती हूँ कि मैं टमाटर को ऊपर से बकायदा पीलर से पील करवा लेती हूँ। और दूसरा इसका तरीका ये होता है कि अगर आपने प्यूरी बनानी है तो आप उसको स्टीम पे रखें, तो उसका छिलका वैसे ही अलग हो जाता है। और अगर आपने एज इट इज फ्रीज किए और जब वो डीफ्रॉस्ट होते हैं तब भी उसका छिलका इजीली उतर जाता है। दूसरी चीज है कि जैसा हमने बात की, लहसुन को आप फ्रीज कर सकते हैं, अदरक की पेस्ट बना के फ्रीज कर सकते हैं, लेकिन ये करें कि अदरक और लहसुन का अक्सर ना कलर चेंज हो जाता है। उसको ग्राइंड करते हुए ना आपने पानी नहीं डालना उसमें, आपने या तो उसको चॉप करना है या फिर उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दें, उसका कलर मेंटेन रहेगा, ठीक है। उसकी हाँ, उसका कलर अच्छा रहेगा, वरना वो ग्रीन कलर हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा और जायका भी खराब हो जाएगा। तो उसको फ्रीज करने से पहले, अक्सर खवातीन नहीं छील पाती, उनके हाथों पे लगता है, बहुत लगता है। और ये जो चाइनीज वाला है ना, ये ज्यादा लगता है। क्या तरीका है उसका? तरीका आप ग्लव्स यूज करें, या मैंने देखा है कि लोग पानी में भिगो देते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। उसका बहुत जल्दी आराम से जो है ना, एक तो उसका तुरशपन भी निकल जाता है, दूसरा उसका छिलका बहुत इजीली उतर जाता है। ये भी गोश्त को धोने का, चिकन को धोने का ये जो भी आपने बात की ना, फ्रीजर में पड़ा रहता है और उसका पानी रिसता रहता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गोश्त को धोने के तरीके। गोश्त को धोने का तरीका एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। गोश्त को फौरन धोया जाता है, जैसे ही गोश्त आए उसको धोएं, पहले उसको धोएं, उसके बाद किसी किस्म का भी चिकन है, यहाँ तक के फिश भी, मैं क्या करती हूँ, सिरका डाल के ना पानी में मैं उसके अंदर गोश्त को थोड़ी देर के लिए भिगो देती हूँ। उससे क्या होता है, एक्सेस ब्लड निकल जाता है और आपका मीट बहुत ज्यादा जूसी और टेंडर और सॉफ्ट बनता है। तो आप ये करें कि उसको थोड़ी देर के लिए ना, 15 मिनट के लिए मैक्स, आप उसको सिरके वाले पानी में भिगोएं। बहुत ज्यादा सिरका नहीं डालना, आपको पता चल जाएगा, आपका मीट वाइट हो जाएगा, वाइट हो जाएगा, आपको पता चलेगा एक्सेस ब्लड निकल गया है। ये तो आपने उसको साफ कर लिया, उसके चिचड़े वगैरह उतारे, उसको साफ किया, हड्डियों के अंदर कोई कलेजी या कोई गंद फंसा हुआ उसको निकाला, देन उसको वॉश किया, देन सिरके वाले पानी में भिगोया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसको ड्रेन करने के लिए रखें, कम से कम 15 से 20 मिनट आप उसको एक छाबे में डालें, ड्राई करने के लिए, हाँ, स्टेनर स्टील में डालें और उसको रख दें। जब उसका पूरा पानी निकल जाए तब उसके पैकेट्स बनाएं, तब पैकेट्स बना के फ्रीजर में रखें। उससे ये होगा कि उसमें एक्सेस ब्लड वाटर इकट्ठा नहीं होगा, वो ड्रेन होके ना फ्रीजर में उसके निशान नहीं पड़ेंगे, रेड हो जाता है। हाँ, और कुछ देर के लिए कोशिश करें किसी ट्रे में रखें
जब वो अच्छा फ्रीज हो जाए, आप देखने इसमें से पानी नहीं निकला, देन आप ट्रे निकालें और उसको एज इट इज अच्छा समय किसी बॉक्स में रख लें। में फ्रोजन बर्फ बन जाती है, रेडनेस आ जाती है, कहीं आप खून रिस रहा है कोई, तो हम लोग अक्सर खुरचना शुरू कर देते हैं फ्रीजर, उससे खराब उसका होता क्या है। तरीका होता है? हम बहुत इजी वे है, इसको जरा एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। फ्रीजर साफ करने के लिए आपको पता है हर 2 हफ्ते बाद फ्रीजर साफ करने की नौबत आ रही होती है। आपने फ्रीजर को बंद किया, उसमें आपने नमक फेंक देना है। अच्छा, नमक फेंकने के बाद आपने उसको ना बंद कर देना है। ठीक है। आप उसको जैसे ही बंद करते हैं 15 से 20 मिनट तक आपकी सारी बर्फ उतर जाती है। अच्छा, खाली नमक फेंकना है? सिर्फ नमक फेंकना है आपने। पहले मुझे याद है क्या होता था कि मुझे गर्म पानी करके टॉवल में लपेट के और वो फिर मैं रखती थी। मेरे ना फादर इन लॉ के पास बड़ी अच्छी टिप्स होती हैं, वो बड़े मजे की टिप्स मुझे बता देते होते हैं। यहाँ तक कि कुकिंग के टाइम पे भी उन्होंने मुझे बताया कि मछली को ऐसे फ्राई कर लो, पतीसे को बगैर घी के बना लो। तो आप बड़ों से कितना सीख रहे होते हैं। और मुझे याद है मेरे फादर को भी कुकिंग का बड़ा शौक था, उन्होंने भी एक जमाने में अपना रेस्टोरेंट चलाया था। तो मैंने वो चीजें जब अपने घर में होती भी देखी तो मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस तो बचपन से आ गए। लेकिन बाकी जो रहती सहती कसर थी ना, वो मेरे इंटरेस्ट ने और इस तरह मेरे बड़ों ने मुझे सिखा के बचपन से। अच्छा, मसालों में कीड़े पड़ जाते हैं, चीनी में चूंटियां आई होती हैं, इसके साथ साथ चावलों में सुसरी पड़ी होती है, सुसरी पड़ जाती है। नमक आपका आजकल के दिनों में ना बहुत ज्यादा गीला हो जाता है, ढेलियां सी बन जाती हैं, बड़े बड़े वो ब्लॉक से बने होते हैं। क्या करना चाहिए? नमक में तो आप प्लीज सबसे पहले नमक में तो आप ना चावल डाल दें। नमक में चावल नमक के अंदर जो आपकी छोटी शीशी जिसमें आपने नमक डाला होता है टू पोर ऑन एग और समथिंग गार्निश करने के लिए, स्प्रेड करने के लिए, स्प्रिंकल करने के लिए, उसमें ना चंद एक दाने आप डाल दें चावल के। उससे क्या होगा, उसमें नमी नहीं आएगी, चावल एब्जॉर्ब करता रहेगा उस नमी को। ठीक है। तो ये बहुत अच्छा, वो ड्राई रहेगा, नॉर्मल रहेगा। चावलों में सुसरी पड़ जाती है, उसको बचाने के लिए हल्दी बहुत इफेक्टिव है। हल्दी और सरसों का तेल। अच्छा, बचपन से मैंने देखा है कि हमारी वालदा, मेरी नानी, ये लोग जब चावल आते थे ना, बोरियों के हिसाब से आते थे, तो वो क्या करते थे कि सरसों का तेल और हल्दी हल्की हल्की हाथ में मल के तो उसमें चावल को रब करते जाते थे और वो कंटेनर्स में डालते जाते थे, बाल्टियों में। इसके लिए खवातीन होती हैं बड़ी सारी आपकी घर की जो काम करती हैं, आप उनसे कहें, किचन में आपकी हेल्पर्स होती हैं, उनको कहें कि ये बोरी आ गई, इसको आपने ऐसे करना है। बट बताएंगे तो आप ही ना, उसको कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए पहले आपको पता होना बड़ा मसाले जरूरी फ्रीजर है। में रख दें? मसाले यार सारे फ्रीजर में नहीं रखे जा सकते। इन दिनों में तो मैं गाइड ये करती हूँ, मसाले लें ही थोड़े, ज्यादा भर भर के चीजें ना रखें, बरसात बहुत डेंजरस है। दालें आप फ्रीजर में रखें, दालें सारी आप फ्रिज में रखें, फ्रीजर में रखें। यहाँ तक कि गुड़ को भी आप, आजकल गुड़ भी पिघल जाता है, गुड़ भी आप फ्रिज में रखें। बहुत सारी चीजें तो आपकी फ्रिज और फ्रीजर में। हम फ्रिज में रख रहे हैं? नहीं यार, शहद फ्रिज में नहीं रखना, उसमें भी चूंटियां होती हैं। चूंटियां हो, क्या किया जाए? लेकिन मैं आपको बताऊं कि शहद अगर आप फ्रिज में रख दें तो उसके नीचे चीनी चीनी सी जमा हो जाती है, उसके क्या उसको कहते हैं, मॉम सी बन जाती है उसके नीचे, उसको कुछ स्पेसिफिक वर्ड है, मुझे याद नहीं आ रहा, वो फ्रिज में रखने के लिए है ही नहीं। तो कोशिश करें कि इतनी सफाई रखें कि जहां शहद पड़ा है वहां चूंटियां ना आए। ठीक है, बाकी ये कि मसाले, चीनी में भी अक्सर लोग कहते हैं कि लौंग डाल दो। हाँ, तो चीनी में आप लौंग डालें, बहुत इफेक्टिव है। वेरी ट्रू। वी हैड अ लॉट ऑफ डिस्कशन विद यू, और हमने आज किचन, बीइंग अ किचन एक्सपर्ट, बहुत कुछ सीखा भी है, और ऑफ कोर्स हमारी ऑडियंस ने भी सीखा होगा, खासतौर पे वो खवातीन जो कि किचन में बड़ा अच्छा काम करती हैं और फैसिनेट करते हैं उनका किचन, और वो काम करना चाहती हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहती है, तो उनके लिए फ्यू टिप्स आज हमने सोचा कि अपने प्रोग्राम का आज हिस्सा बनाएं। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। बीमारी का तो कोई मौसम नहीं होता, मगर इस मौसम में जो है अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं, या अक्सर लोगों को जो हमने देखा है अकॉर्डिंग टू रिसर्च, फालिज जो होता है उसका अटैक ज्यादा देखने में आया है। स्ट्रोक्स की बात करें तो वो ज्यादा जो है देखने में आई हैं, जिसके बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि मौसम की तब्दीली में ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, उसका उतार चढ़ाव हो जाना, और उसके बाद जो है ये लोगों के लिए खतरनाक साबित हुआ है। हमने देखा है कि फालिज का अटैक होता ही इसलिए जब आपका ब्लड प्रेशर जो है वो ऊपर चला जाता है और आपको ये पता नहीं लगता कि जो इसके सिम्टम्स आ रहे
رہے ہوتے ہیں, یہ جو الارمز آ رہے ہوتے ہیں, سر میں درد آ رہا ہے, چکر ہو رہے ہیں, تو یہ جو ہے یہ پھر سنگین صورت اختیار کرتا ہے اور وہ فالج کی شکل میں سامنے آتا ہے. اکثر سٹروکس کے بعد جو ہیں بلڈ کلاٹس نکل جاتے ہیں, لیکن سم ٹائمز بلڈ کلاٹ جو ہوتا ہے وہ رہ جاتا ہے, جس کی وجہ سے پیرالسس جو وہ دیکھنے میں آیا ہے. اور اس کی اور بھی بہت وجوہات ہیں, زیادہ ویپنگ کرنا, اسموکنگ کرنا, یا آپ الکوہول کا زیادہ استعمال کرنا بھی سٹروکس کا باعث بنتا ہے. آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ جن لوگوں کو یہ پرابلم ہے, بلڈ پریشر کا ایشو ہے, کیونکہ یہ ایسا ایشو ہے جو ہر گھر میں کسی نہ کسی کو ہے, اور ہمیشہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ بلڈ پریشر جو ہے یہ ایک کہ بڑھاپے کی بیماری ہے, مگر یہ بیماری اب یوتھ میں, ینگسٹرز میں بھی دیکھی جا رہی ہے جن کے بلڈ پریشر جو ہے وہ نارمل نہیں ہے. ہم اس پہ بات بھی کریں گے. آپ ہمیں لائیو کالز کر سکتے ہیں, لائیو کالز کر کے اپنے مسائل ڈسکس کر سکتے ہیں, اور ڈسکشن کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور و معروف حکیم نیاز احمد ڈیال صاحب. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے حکیم صاحب, ٹھیک ہے؟ جی اللہ کا احسان. حکیم صاحب ویسے تو کوئی بیماری جو ہے وہ موسم سے ریلیٹ نہیں کی جا سکتی, جی بالکل, کبھی بھی ہو سکتی ہے, لیکن آف کورس یہ جو موسم ہے اس میں بلڈ پریشر اس کا اوپر نیچے ہو جانا جو ہے بیماری کا سبب بنتا ہے. کیا کہیں گے فالج کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. برسات کے موسم میں اصل میں یہ جو موسمی اتار چڑھاؤ ہوتا ہے نا جی, اور اس سے یہ پسینے کا آنا, یہ مختلف گھبراہٹ کا, اور اس میں ہلکی سی اگر غذا کی باقاعدگی ہو جائے تو بعض کا جسم کا نکاس سے خارج ہو جانا, یا کوئی زیادہ استعمال ہو جانا, یعنی بیلنس جو ہے اس کا ٹمپریچر کا آؤٹ ہو جانا, وہ جب آؤٹ ہوتا ہے تو اس وقت آپ کا بی پی ہائی ہو سکتا ہے, آپ کی شوگر ہائی ہو سکتی ہے. اور جب بی پی ہائی ہوگا تو لامحالہ اگر وہ ناقابل کنٹرول ہوگا تو پھر آپ کے جو دماغی شریانے ہیں ان پہ اثر انداز ہوگا. اور جب خدا نخواستہ اگر کہیں اس بلڈ پریشر کے زور میں کوئی کلاؤڈ, کوئی لوتھڑا اگر کسی شریان میں آ گیا, پھنس گیا, اور دماغ کی طرف آکسیجن کی رسد میں رکاوٹ آ گئی تو پیرالسس ہو جاتا ہے, تو وہ آپ کو فالج ہو جائے گا. فالج اصل میں مفلوج, کسی چیز کا بے حرکت ہو جانا, ساکت ہو جانا. اور انسانی جسم کی جو حرکات و سکنات ہیں, یہ آکسیجن, یہ جو ہیموگلوبن ہے, یہ جو ہمارے عضلات, ہمارے اعصاب جو حرکت میں ہیں, یہ سارے ان کی مین خوراک ہماری آکسیجن ہے. اگر دماغ کو 30 سیکنڈ تک آکسیجن نہ ملے تو بے ہوشی میں چلا جاتا ہے. اور یہی رسد کی جو متلی ہے, اگر یہ کچھ منٹوں میں چلی جائے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے. حکیم صاحب فالج کا تو ایک بڑا جو ذریعہ ہے وہ بلڈ پریشر ہائی ہونا ہے, جی. اور کون کون سے مسائل ہیں جو کہ فالج کو پرووک کرتے ہیں یا فالج لوگوں کو ہو جاتا ہے جس سے؟ دیکھیں جی, ہماری غذا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے نا, وہ ہماری تندرستی ہے یا ہماری بیماری ہے. اس کی سب سے جو بڑا ذریعہ, جو سب سے بڑا سبب ہے, وہ ہماری خوراک ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں, ایک ہے لذت اور ایک ہے صحت. جب سے یہ صحت کو رواج دے دیا گیا ہے, آج کل ہم اس پوائنٹ پہ جاتے ہیں جہاں پہ چیزیں لذیذ ہوتی ہیں, اور یہ جو لذت ہے یہ ہماری صحت کی دشمن ہے. ٹھیک ہے, خوراک جتنی ہماری متوازن ہوگی, جتنی ہماری معیاری ہوگی, اتنے ہم صحت مند رہیں گے. تو فالج میں ایک غذا تو سب سے بڑا فیکٹر ہے, لیکن اس کے علاوہ عام طور پہ اسے بوڑھوں کا مرض کہا جاتا تھا, اب وہ نہیں رہا. اب ایسے لوگ جن کو خدا نخواستہ ٹینشن ہے, ڈپریشن ہے, یہ دماغی مسائل جو ہوتے ہیں, نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں, ان کو فالج ہونے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. جن لوگوں کو شوگر ہوتی ہے, کیونکہ شوگر کا ایک حصہ ہے نیوروپیتھی, جس میں آپ کے اعضاء جو ہیں وہ سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سن ہونے کا مطلب بھی ایک جزوی طور پہ مفلوج ہونا ہوتا ہے. بالکل. تو اگر وہ مفلوج ہونا مستقل ہو جائے تو وہ بھی خدا نخواستہ فالج کی شکل اختیار کر لیتا ہے. ایسے لوگ جن کو جگر کے پرانے مسائل ہوتے ہیں, ہیپاٹائٹس کا بہت زیادہ پرانا ہو جانا, اور اس وجہ سے بھی یہ ہو جاتا ہے. ایسے لوگ جو شدید قبض کا مریض رہتے ہیں اور ان کے اندر خشکی اور بڑھ جاتی ہے, سردی اور خشکی بڑھ جاتی ہے, اس وجہ سے بھی فالج کا ہونے کا امکان ہوتا ہے. اور زیادہ تر دیکھا گیا کہ وہ لوگ جن کا مزاج بلغمی ہوتا ہے, جن کے دماغ کی طرف رطوبات جو ہیں
وہ عضلات پہ گرتی ہیں اور ان کے اندر رکاوٹ آنی شروع ہوتی ہے. حکیم صاحب ایک کالر بھی ہم ساتھ ساتھ لے رہے ہیں بیکاز ان کی بھی مسائل ہم نے ایڈریس کرنے ہوتے ہیں اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ کریں. فاطمہ ہے کراچی سے. جی السلام علیکم. ہلو. ہاں جی وعلیکم السلام. جی حکیم صاحب کو بتائیے. جی پوچھیں فاطمہ, بات کریں. جی مجھے پسینہ بہت, میں ذرا سا بھی اگر کام کرتی ہوں تو مجھے اتنا پسینہ آتا ہے جیسے میں نہا کر نکلی ہوں, اور میرے جسم ہاتھ میں بھی بہت درد رہتا ہے, اور میری گردن میں شولڈر میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. کھانے کے بعد مجھے نیند آ جاتی ہے. ٹھیک ہے حکیم صاحب. آپ کا سفراوی مزاج ہے, آپ کے مزاج میں گرمی اور خشکی زیادہ ہے. آپ ایسی معتدل مزاج کی چیزیں استعمال کریں جن سے آپ کا مزاج سردی کی طرف نہ آئے, آپ کا مزاج معتدل رہے. ان میں یہ ہے کہ آپ بہی کا مربع کم از کم 20 سے 30 گرام روزانہ استعمال کریں. ٹھیک ہے. اور ایسی چیزیں جو سفرا کو اریٹیٹ کرتی ہیں, گرم چیزیں, گرم خشک چیزیں, زیادہ پروٹین والی چیزیں ہیں, یہ تیز مسالہ جات ہیں, گوشت وغیرہ ہے, ان چیزوں کو کچھ عرصے کے لیے کم کریں. اور سبزیاں جیسے گھیا کدو ہے, آپ گھیا کا سالن بنا کے روٹی کم کھائیں, سالن کو چمچ سے زیادہ استعمال کریں. یہ گھیا, توری, یہ حلوہ کدو, بند گوبھی, تو اس سے انشاءاللہ کچھ وقت میں آپ کو ریمیڈی کی تو ضرورت نہیں ان کو. ریمیڈی یہ ہے کہ جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نیند زیادہ آتی ہے, ان کے پٹھوں کی کمزوری ہے. ٹھیک ہے. جن لوگوں کے پٹھے کمزور ہوتے ہیں ان کو پسینہ بھی زیادہ آنا ایک اس کی شکل ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ان کو نیند بھی زیادہ آتی ہے, غنودگی جسے کہتے ہیں نا, ہر وقت آنکھیں بند رہنا. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے بہترین جو ریمیڈی ہے وہ آپ اس طرح کریں کہ سنڈ کا مربع, ٹھیک ہے, یہ ادرک کہتے ہیں نا, جی ادرک کا مربع, یہ آپ کم از کم 10 گرام روزانہ کھانا شروع کر دیں. اس سے آپ کے اعصاب کو تقویت بھی ملے گی, اور جسم کے اندر جو بادی ہے, جو جسم کے اندر دردیں رہتی ہیں, سستی رہتی ہے, اس کا بھی انشاءاللہ ادرک کا مربع تو نارملی مل بھی جاتا ہے. مل جاتا ہے, آرام سے مل جاتا ہے. اگر مربع نہ ملے تو آپ ادرک کا کہوا بھی استعمال کر سکتے ہیں, جو کہ ہم اکثر بتاتے ہیں. 1 گرام ادرک, 1 چٹکی اجوائن, اس میں کچھ پتے پودینے کے, اور اس موسم میں چند قطرے لیمن کے, لیموں کے, اس کا استعمال شروع کر دیں انشاءاللہ, اس سے بھی آپ کو بہت افاقہ ہوگا. ٹھیک ہے. فاطمہ کو ہم نے ایڈوائس دے دی ہے. اب لاہور سے ہمیں جوائن کیا ہے محمد جاوید صاحب نے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ بھائی جی میرے پاؤں میں نا تلیاں سننا ہے. کیا ہے آپ کو؟ پاؤں کی نا دونوں تلیاں سن نہیں ہوئی ہیں. اچھا پوچھیں ان کو شوگر تو نہیں ہے؟ ان کو شوگر تو نہیں ہے؟ شوگر تو نہیں ہے آپ کو؟ ہاں جی شوگر ہے آپ کو؟ شوگر ہے. ہاں جی. کیا لیول ہے؟ وہ تقریباً میں بغیر ناشتے کی ہوتی ہے 200-210. مطلب آپ کا HbA1c 8-9 سے زیادہ ہے. ہاں چلیں, اس کے لیے میرے بھائی ہمارے جتنے ناظرین ہیں ان کے لیے یہ ایک ایسا ہم ایک خاص مرکب بتانے لگے ہیں, جس کسی بھی خدا نخواستہ جسم میں خون کی روانی کا مسئلہ ہے, یورک ایسڈ کا مسئلہ ہے, جسمانی دردوں کا مسئلہ ہے, ہاتھ پاؤں سن ہونے کا مسئلہ ہے, جسم کا کوئی حصہ بھی سن ہو, اس کے لیے آپ نے یہ مرکب لینا ہے. یہ سونٹ, سرنجا شیری, سونف, اسارون اور زیرہ سیاہ. سونٹ, ٹھیک ہے, سونف, ٹھیک ہے, سرنجا شیری, زیرہ سیاہ اور اسارون. ٹھیک ہے. یہ 5 چیزیں ہم وزن لے کے ان کا پاؤڈر کر لیں. یہ 1.5 سے 2 گرام صرف ایک ٹائم ناشتے کے بعد لیں. انشاءاللہ تیسرے چوتھے دن سے آپ کی سن ہونے کی کیفیت بھی ختم ہو جائے گی. ایسے لوگ جو صبح اٹھتے ہیں دل نہیں کرتا, سستی, عجیب قسم کا, یہ شوگر کی وجہ سے زیادہ ان کو مسئلہ ہے. شوگر کی ویسے بھی جن لوگوں کے مزاج میں بادی ہوتی ہے, تو یہ ان ساری چیزوں کے انشاءاللہ یہ ایون کہ ہلکا پھلکا فالج والا مسئلہ جو ہوتا ہے نا, یا یورک ایسڈ ہے یا کولیسٹرول ہے, یہ اس چیز کو بھی جو ہے نا جی انشاءاللہ ٹھیک ہے ختم کرے گا. جی بلکہ حکیم صاحب کو لائیو کالیں بھی آ رہی ہیں کہ حکیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنے نسخے بتائیں. جی اچھا, بالکل محمد جاوید صاحب کو ہم نے ایڈوائس دے دی ہے. حکیم صاحب فالج میں اگر آپ کو ہو جائے, آپ کو پیرالسس ہو جائے, اور آف کورس آپ کی موومنٹ کم ہو جاتی ہے, آپ سم ٹائمز بیڈ پہ چلے جاتے ہو, آپ کو کیا غذا دینی چاہیے جس کی وجہ سے آپ تھوڑا بہتر فیل کرو؟ دیکھیں, اللہ نہ کرے کسی کو اگر فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے تو اس میں شہد کا پانی ایک خاص طریقے سے تیار کردہ
आधी चमची आप खालिद शहद लें और अर्क गौज़बान आधा कप लें, उसको उसमें अच्छी तरीके से पकाएं और ये आप 2 टाइम सुबह और शाम मरीज़ को देना शुरू कर दें। ठीक है। 1 हफ्ते के बाद आप उस मरीज़ को उस खुदूस 1 ग्राम ले लें, उसमें 1-2 काली मिर्च डाल के 2-3 दिन उसको कवा पिलाएं। ठीक है। और उसके बाद फिर हींग आम मिल जाती है, हींग, हाँ, इसको देसी घी में बरियां करके 1 ग्राम वही माउल असल जो शहद का पानी हमने बताया उसके साथ देना शुरू करें। इंशाल्लाह 2-3 हफ्तों में वो जो शरियान में जो क्लाउड से या जो रुकावट थी वो इंशाल्लाह ख़त्म हो गए। जो एक हल्का फुल्के जो हमले का मरीज है फालिज का, जिनको हल्का हमला है, वो अल्हम्दुलिल्लाह जिनको बहुत ज्यादा क्रॉनिक है, वो 2-3 हफ्तों में वो अपनी नॉर्मल लाइफ में इंशाल्लाह वापस एक कॉलर है हमारे साथ, लियाकत अली है लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी लियाकत साहब क्या पूछना चाहेंगे? मैडम ये मशवरा ये करना था कि मेरी मिसेज को ना छींके आती हैं बहुत ज्यादा रूटीन से हटके। ठीक है, छींके आती है रूटीन से बहुत ज्यादा, कितनी आती हैं? जी बताइए। आती है तो फिर मैं मेडिसिन खाती हूँ तो ठीक हो जाती है, मेडिसिन छोड़ दी फिर वैसे मेरा वो हाल हो जाता है। हकीम साहब जी, छींके आने का मकसद असल में जो वजह होती है ना जी, वो तो होता है जो कमज़ोर इम्यून सिस्टम, हमारा जो कुव्वत मुदाफ़त निज़ाम होता है, इम्यूनिटी वो कमज़ोर होती है। तो और ये ख़ासकर जब मौसम बदलता है, जैसे अब अचानक बरसात हो गई, बारिश आ गई तो ऐसा हो गया, गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्मी, या कहीं तेज़ खुशबू, इन सब चीज़ों से होता है। इसका बेहतरीन हल तो ये है कि अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट किया जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए? उसको मजबूत किया जाए। खासकर जिस तरह की इन्होंने कैफियत बताई है, इसके लिए एक बड़ी बेहतरीन और मौसर तरीन रेमेडी है जो हम साल से अपने पेशेंट को बताते हैं। वो है बकरे के पाए, उनकी आप तरी बना लें, उनमें आपने कोई चकनाई ऐड नहीं करनी, पानी डाल के उसमें मसाले जिस तरह हल्दी है, लहसुन है, प्याज, वो सारी चीज़ें डाल के, काली मिर्च, वो बना के रख लें। आधा कप नीम गर्म सुबह नाश्ते के बाद और आधा कप रात को सोते वक्त। ये 3 से 4 हफ्तों में आपका जितना भी दिफाई निज़ाम है वो बेहतरीन और मजबूत हो जाएगा। और ये छींके वींके आना या जिस तरह ये का शुरू हो जाना मौसम की तब्दीली से, इंशाल्लाह इससे निजात मिल जाएगी। ठीक है लियाकत साहब, आप सुन पा रहे हैं, आपकी जो वाइफ को जो मसला है इंशाल्लाह हल हो जाएगा। अच्छा हकीम साहब, बिल्कुल हम बात भी करेंगे कि आपके जब हाथ पांव किस तरह सुन हो जाते हैं, और हाथ पांव जो सुन होते हैं उसके बाद हम लोग जो ऑफ कोर्स हम बात भी करेंगे। तो व्यूअर्स अभी हमें छोटी सी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। आप हमें लाइव कॉल्स कर सकते हैं, अपने मसले डिस्कस कर सकते हैं। हकीम नियाज साहब हमारे साथ हैं जी। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज का टॉपिक है फालिज। जिन को है, या अल्लाह ना करे किसी के घर में कोई मरीज़ है फालिज का, तो उसको एहतियाती तदाबीर क्या करनी चाहिए, इस मौसम के हिसाब से कौन कौन सी रेमेडी इस्तेमाल करनी चाहिए। जिनको हल्का अटैक होता है, ऑफ कोर्स जो कि सिवियर अटैक वाले हैं, तो उनको तो अपने मौले से डिस्कस करके ही मेडिसिन या कोई रेमेडी इस्तेमाल करनी चाहिए। हकीम नियाज अहमद दयाल साहब हमारे साथ मौजूद है। हकीम साहब, आजकल मौसम में जो है हाथ पाँव सुन हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए कोई रेमेडी आपके पास है या क्या करना चाहिए? देखें, जो हाथ पांव सुन्न होना एक तो होता है ना, कुछ लोग ज़्यादा देर तक कहीं कोई उज़व रखते हैं, उसका सो जाना ये एक नॉर्मल है। ठीक है। एक बीमारी होती है कि जिस तरह शुगर के मरीज़ हैं, उनको न्यूरोपैथी की वजह से उनकी ये पाँव जो हैं, ये उंगलियां हाथों की ये सुन्न हो जाती हैं, बेहिस हो जाती हैं, पाँव की उंगलियां आस्ते आस्ते फिर आगे की तरफ उनका वो इजाफा होना शुरू हो जाता है, ये बीमारी है। ठीक है। इसके लिए हमने अभी एक कॉलर को एक नुस्खा बताया, हम दोबारा बताते हैं, ज़रा ध्यान से सुन ले कि सौंठ, सौंफ, सुरंजा शीरी, ज़ीरा स्याह और असारून, ये 5 चीज़ें बराबर वजन लेनी है। अगर 10-10 ग्राम लेनी तो सारी 10-10 ग्राम जी। इनको सफ़ूफ बना के छोटी आधी चमची ठीक है चाय के साथ ले लें। अगर इसका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो 1 ग्राम अदरक जी, आधा ग्राम अजवाइन, चंद पत्ते उसके पुदीने के और चंद कतरे लेमन के, ये कावा बना लें। ये कवा बना के इसके साथ इसका इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह मैक्सिमम 3-4 दिन से आपकी जो महसूसात जो हैं
वो बदलने शुरू हो जाते हैं। अच्छा हकीम साहब, ये क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन नहीं वहाँ जाती, जो हिस्सा जो है आपका सुन्न हो जाता है, या इसके ऊपर आपको किसी मौले से डिस्कस करना चाहिए या दिखाना चाहिए जिनका हाथ पांव बार बार सुन्न होता है? देखिए जी, जो एक उसूली बात है वो तो यही है कि किसी भी मसले के लिए हमें अपने मालिक से जाके कंसल्ट करना चाहिए। हर बंदे का मिजाज अपना है, उसकी बदनी ज़रूरत अलग है, उसके खाने पीने की रूटीन अलग है। ठीक है। लिहाजा वो अपने मालिक को जाके बताए, मालिक उसे जो सजेस्ट करे, वो सिंगल रेमेडी करे, वो कंपाउंड करे, वो ग़िज़ा बताए, वो दवा बताए, वो इस्तेमाल करनी ठीक है, चाहिए। लेकिन आप जो नुस्खा बता रहे हैं वो जिनका बिल्कुल हल्का सा, जिनको अच्छा, उसमें ऐसे देखें, हल्के से मुराद ये है कि इसमें फालिज की भी बहुत सी इकसाम है। कुछ लोगों को एक साइड पे होती है, सिर्फ बाजू को हो गई, कुछ लोगों को ज़बान पे आ जाती है, उनसे बोला नहीं जाता, लुकनत आ जाती है, कुछ लोगों के चेहरे पे लकवा आ जाता है, उनके चेहरे का थोड़ा सा साइज टेढ़ा हो जाता है, कुछ लोगों को हदरंग निचला पूरा हिस्सा ही मफलूज हो जाता है। हो जाता है। तो जिनका थोड़ा सा ज़्यादा होता है, यानी एक बाजू का मसला है या दोनों टांगों का मसला है या एक टांग का मसला है, उसके लिए बड़ा बेहतरीन नुस्खा है अज़राकी और काली मिर्च। अज़राकी उसको आप मुदब्बर कर लें, उसे शुद्ध करना कहते हैं, और काली मिर्च दोनों को हम वज़न लेके इनकी टैबलेट बना लें जिस तरह काली मिर्च होती है। ये सुबह शाम एक एक गोली। लेकिन जो अज़राकी है उसे शुद्ध करने का तरीका जो है वो इसके मुताबिक, जैसा हम बताएं उसके मुताबिक करें। एक पाव अदरक का रस लें, एक पाव लहसुन का रस लें, और एक पाव एलोवेरा जेल। इसमें 100 ग्राम अज़राकी डाल के किसी मर्तबान में, किसी घड़े में उसको अच्छे तरीके से बंद करके इसको किसी जगह ज़मीन पे दफना दें या किसी एक अलग जगह पे ना इसको ढांप के रख दें। 40 दिन तक ये रहे। उसके बाद उस अज़राकी को बाहर निकालें, उसको काट के वो शुद्ध हो गया, उसको काली मिर्च के साथ इस्तेमाल कराएंगे। आम तौर पे अज़राकी जो है इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, लेकिन जब इस तरह शुद्ध किया होगा इससे बीपी हाई नहीं होगा। ये इसका असर जो है का इससे अच्छा कोई इलाज मैंने आज तक जिंदगी में देखा, और ये हम साल से। हकीम साहब, एक कॉलर भी हमारे साथ हैं, शिजात भट्टी हैं फैसलाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अच्छा, जैसे ही कनेक्ट होता है हम उनसे बात करते हैं। अच्छा, ये आपने जो इलाज बताया है, ये कमाल नुस्खा है। आप काली मिर्च और ये शुद्ध किया हुआ लहसुन, अदरक और एलोवेरा के जेल में शुद्ध किया हुआ अज़राकी, इसकी हम वज़न गोलियां बना के रख लें। ये मैक्सिमम दूसरे चौथे दिन से आपके जिस्म की हरकत और सुकनात जो है उनमें जी। शिजात भट्टी साहब सुन पा रहे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं चिंता से पूछना था, मेरी मिस्टर का उसके ना मोटापा बहुत ज्यादा, तो घुटनों में दर्द और कोलेस्ट्रॉल ज्यादा उनका, इसके लिए क्या करें? मिसेस को मोटापा बहुत ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल और घुटनों में दर्द है। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले तो उनके चावल, खासकर दाल चावल, ये बंद करवाएं, और गोश्त और ये जो फास्ट फूड वगैरह ये सारी चीज़ें उनकी बंद करें। उनको सिर्फ जो है उबली हुई सब्जियां बनास्पति के बगैर, अगर आपने ऑयल का यूज़ करना है तो सरसों का ऑयल यूज़ करें, ये बनास्पति वगैरह आपने इस्तेमाल नहीं करना, और मैदे की कोई बनी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। बतौर होम रेमेडी अरके कासनी और अरके मुको, ये दोनों आधा आधा कप लेके सुबह शाम खाली पेट उनको पिलाना शुरू कर दें। और खाने के बाद बरंजासिफ एक चुटकी, कलौंजी की एक चुटकी, ठीक है, सौंफ एक चुटकी और ज़ीरा सा एक चुटकी, ये 4 चीज़ें इनका उनको कावा बना के पिलाना शुरू करें इंशाल्लाह। अब देखेंगे कि हफ्ते 10 दिन में उनका जिस्म हल्का होना शुरू हो जाएगा, दर्दों में कमी आ जाएगी, और जूं ये आप इसको इलाज को बढ़ाते जाएंगे, वक्त गुजरता जाएगा, इंशाल्लाह बीमारी में कमी होती जाएगी। मोहम्मद शहजाद साहब, आप सुन पा रहे हैं, तो आप ये सब कुछ करें और फिर आप देखें कि इंशाल्लाह फायदा ज़रूर होगा। लेकिन इसमें ना जी परहेज बहुत शर्त होता है, वो ज़रूरी होता है। ठीक है, परहेज तो आप बता ही रहे हैं साथ साथ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने खुराक के हवाले से भी बात की है, हाई ब्लड प्रेशर के हवाले से बात की, कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ों के हवाले से भी हमने बात की है, तो सर दर्द, चक्कर आ जाना, हाथ पांव का सुन्न हो जाना, ये जो अलामत होती है ये फॉलिज की होती है। जिनको सबसे ज़्यादा सर दर्द रहता है, जो कि जाता दायमी जिनको रहता है, जिनको आप कहते हैं ना कि एक साइड का सर दर्द होता है, और इस मौसम में तो बहुत ज़्यादा होता है, उनको क्या करना चाहिए माइग्रेन वालों को?
دیکھیں جی، طب نبوی کے مطابق نا ایک حدیث کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ کمی ذاتی معاف فرمائے، کہ جس بندے کو بخار ہوتا ہے اس کو کبھی فالج نہیں ہوتا، اور جن لوگوں کو یہ پھوڑے پھنسیاں نکلتی ہیں ان کو کبھی کوڑ کا مرض نہیں ہوتا۔ یہ جو بخار ہونا ہے، ایسے لوگ جن کے سر میں اکثر درد رہتا ہے، ان کا بنیادی طور پہ ٹمپریچر جو ہوتا ہے نا جی، وہ ان بیلنس ہوتا ہے، ان کو بخار نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اس کا بہترین حل یہ ہے کہ دماغی جو فضلات ہیں ان کی تنقیح کی جائے۔ دماغی فضلات کی؟ دیکھیں جب ہم کو زکام ہوتا ہے نا تو بلغم جو وہ ہمارے ناک کے رس سے وہ ریشہ جو آتا ہے، جی ہمارے یہاں پہ کچھ گلینڈز ہوتے ہیں جو بلغم پیدا کرتے ہیں، وہ جو پانی، سائنٹائٹس جن کو ہوتا ہے۔ اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کو فلو شروع ہوا، ہم نے کوئی ایسی میڈیسن، کوئی ایسا کعوہ، کوئی ایسی بھاپ لی جس سے وہ ہمارے نیورون ہوتے ہیں نا، نیورو ٹرانسمیٹرز، ان کے اندر وہ کہیں نہ کہیں رکاوٹ آ گئی۔ ٹھیک ہے۔ اب جب دماغ کے خلیات میں آکسیجن کی سپلائی پراپر نہیں ہوتی، اس میں رکاوٹ آتی ہے۔ درد اصل میں کوئی بیماری نہیں ہے، سب سے بات سمجھنے والی یہ ہے کہ درد کوئی بیماری نہیں ہے، درد ایک رد عمل ہے کہ بھئی کہیں کچھ خرابی ہے، اس کا کوئی حل کرے۔ تو وہ جو آکسیجن کی رکاوٹ ہے اس کے لیے خدوس بہت کمال چیز ہے، ایک چٹکی خدوس، ایک کالی مرچ اور ایک چھوٹی الائچی، اس کا آپ کہوا بنا کے رات کو سوتے وقت پینا شروع کر دیں۔ 3-4 ہفتوں میں آپ کا دماغ ہلکا ہو جائے گا، دماغ کے اندر جمی جتنی رطوبات ہے وہ سب خارج ہو جائیں گی۔ ہمارے ساتھ زارا ہے سکھر سے، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں؟ گڈ مارننگ۔ گڈ مارننگ زارا، کیسی ہیں؟ آپ کی پوری ٹیم کو السلام علیکم، اور حکیم صاحب کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، میں دیکھتی ہوں تو اتنی نالج ہمیں ملتی ہے کہ آپ جو ہربل میڈیسن بھی بتاتے ہیں، حکیم صاحب آتے ہیں تو میں نوٹ بھی کرتی ہوں نا، سب کچھ نوٹ کرتی ہوں میں، مجھے بہت پسند ہے نا اس طرح سے، کتنی ہمیں نالج مل جاتی ہے گھر میں بیٹھے ہوئے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا زارا، آپ کا فیڈ بیک بہت اچھا ہے اور بڑا اچھا لگا سن کے۔ تھینک یو۔ اور مجھے پوچھنا تھا کہ مجھے کیمیکل الرجی کا علاج بتا دیجیے حکیم صاحب، اور اس کے علاوہ جیسے ٹینشن کی وجہ سے جو وہ بال میرے نا سر میں اتنی تکلیف ہوتی تھی، دماغ میرا ٹینشن کی وجہ سے، بہت زیادہ اسٹریس کی وجہ سے، سر دکھنے کی وجہ سے بال میرے کالج لائف میں کافی سارے وائٹ ہونے شروع ہو گئے تھے، تو بالکل بھی مجھے کیمیکل الرجی بھی رہی ہے، تو اس وجہ سے میں ڈائی بھی نہیں کر سکتی ہوں، تو مجھے کوئی ہربل ڈائی بھی بتا دیجئے یہ وداؤٹ کیمیکل، اور الرجی کا جو کیمیکل الرجی کا علاج ہے وہ بھی، کیونکہ سرف وغیرہ یہ شائن سے بھی جو ہے نا میرے پاؤں میں اور ہاتھوں میں جو ہے وہ الرجی ایسے ہو جاتی ہے جیسے مچھر کاٹ رہے ہیں، باریک باریک دانے ریڈ ریڈ سے ہو جاتے ہیں۔ پاؤں میں الرجی آپ کو، اور سر کا آپ کو کمزوری بھی ہے، آپ کو کوئی ہربل ڈائی بھی چاہیے۔ ہربل ڈائی کے حوالے سے ہم ابھی پروگرام ہم نے پرسوں کیا تھا، آپ ہمارے کانٹینٹ دیکھ سکتی ہیں، جس میں ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ بیٹ روٹ کے ذریعے جو ہے آپ اپنا کیسے بالوں کو رنگ سکتے، وہ آپ اس پہ دیکھ لے گا، لیکن آف کورس الرجی کے حوالے سے حکیم صاحب بتاتے ہیں۔ دیکھیں جی، الرجی کے حوالے سے سب سے پہلے تو آپ اپنے ڈائٹ کو کنٹرول کریں۔ آپ دیکھیں آپ کی ڈیلی خوراک میں کون سی ایسی چیز ہے، آپ کم از کم 1 مہینہ اپنی خوراک نوٹ کریں، اس کے جو اثرات ہیں کہ کیا کھانے سے آپ کے کیا اثرات مرتب ہوئے، کون سی غذا کھانے سے آپ کی طبیعت میں بہتری آئی اور کون سی چیز کھانے سے آپ کی طبیعت میں خرابی آئی۔ 1 مہینہ پھر ان کو آپ لیس کرتے جائیں، اور تیسرے مہینے سے آپ دیکھیں گے آپ کی طبیعت میں کافی بہتری آ جائے گی۔ کچھ لوگوں کو انڈے سے ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو مچھلی سے ہوتی ہے، اور مچھلی جو ہے بیس موسمی بھی لوگ کھا رہے ہوتے ہیں۔ اصل میں یہ انڈے یا مچھلی کی بات نہیں ہوتی، جو ہمارے اندر ایلیمنٹس ہوتے ہیں نا، جب ان کی مقدار بڑھتی ہے، ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ۔ اب ان کے لیے جو ان کے ہاتھ پاؤں میں دانے ہو جاتے ہیں، ہوم ریمیڈی دیکھیں، ہاتھ پاؤں کے دانے کا مطلب آپ ہو سکتا ہے کپڑے دھوتی ہیں، آپ کو سرف سے ہو، آپ برتن دھوتے ہیں، وہ جو برتن دھونے والا صابن ہے تو ان میں کوئی ایسا کیمیکل ہو، یہ بیرونی مسئلہ ہے۔ اگر پورے جسم پہ ہو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ خون کے اندر سے ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، اگر وہ کہہ رہے ہیں ڈائی والا جو مسئلہ ہے، اس کے لیے 2 چیزیں ہیں، ایک برم ڈنڈی سنگل ریمیڈی ہے، ٹھیک ہے، اس کو گرائنڈ کر لیں، اس کا 1 چمچ رات کو پانی میں بھگو دیا، اور صبح وہ پینا ہے، 3 ماہ متواتر پینا ہے، ٹھیک ہے، اور رات کو سوتے وقت سہانجنے کے جو نرم کونپلیں ہوتی ہیں وہ آپ 5 گرام لیں گے اور ان کا کہوا بنا کے پئیں گے، ٹھیک ہے۔ برم ڈنڈی آپ کے خون کی صفائی کرے گی، خون کے اندر جتنے بھی ایسے
زہریلے مادے ہیں ان کا خاتمہ ہوگا. اور سہانجنا جو ہے مورنگا جسے کہتے ہیں ہم, یہ آپ کے امیون سسٹم کو بوسٹ کرے گا, اسے محفوظ کرے گا, اسے طاقتور. تو انشاءاللہ اگر آپ نے اپنی غذا کو مینٹین کر لیا اور ان ریمیڈیز کو اڈاپٹ کر لیا تو 3 ماہ کے بعد آپ جو بھی ڈائی لگائیں انشاءاللہ آپ کو کم از کم اس طرح کی کوئی الرجی نہیں ہوگی. اور ہاتھ پاؤں کے لیے کوئی ریمیڈی ہوگی تو وہ پھر آپ بتا دیجیے گا. وہ بھی ابھی چھوٹی سی بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں نا, تو پھر آپ ہمیں لائیو کالز بھی کر سکتے ہیں, اپنے ڈسکس کر سکتے ہیں مسئلے بھی. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ویورز. ہم فالج کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور فالج ہونے سے پہلے کون کون سے سگنلز اور باڈی جو ہے وہ الارمز دینا شروع کر دیتی ہے, اس حوالے سے بات کر رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے ہم ایک لائیو کالر لے رہے ہیں. ماریہ ہیں ہمارے ساتھ ڈی جی خان سے. جی السلام علیکم ماریہ. وعلیکم السلام. جی ماریہ, کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی میری نا پاپا کو فالج کا مسئلہ ہوا ہے. ان کی عمر تقریباً تب تھی 57. ٹھیک ہے. اور ابھی ان کی ہو گئی ہے 61 ایئر. اچھا. ان کو نا فالج کا مسئلہ ہوا ہے. ان کی رائٹ سائڈ میں فالج ہوا ہے, تو ان کی بازو بھی کام نہیں کرتی, ان کی ٹانگ بھی کام نہیں کرتی ہے. وہ بیڈ پہ ہیں اور وہ ان کی زبان میں بول بھی نہیں سکتے ہیں. رائٹ سائڈ کا فالج ہے, زبان کا, ٹانگ کا, ہاتھ کا. ٹھیک ہے. ماریہ وہ بیڈ پہ ہیں؟ نہیں تھوڑا بہت چلتے ہیں. ٹھیک. حکیم صاحب جی وہ بھی اسٹک کے ساتھ تھوڑا بہت چلتے ہیں. اور ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ میری آپی ہیں, ان کی عمر تقریباً ہوگی 24 ایئر. جی جی. اور ان کو نا ڈب کا مسئلہ ہے, اور ڈب سارے نا لیفٹ سائڈ میں ہے, رائٹ سائڈ میں کہیں بھی نہیں ہے. کس چیز کا مسئلہ ہے؟ ڈب کا مسئلہ, وہ وائٹ کلر کے نا ڈب. برس فل بیری. فل بیری. ٹھیک ہے. اور ان کا نا ایڈریس بھی چاہیے حکیم صاحب کا. ٹھیک ہے, وہ آپ کو ہم پروگرام کے بعد جو ہے کال کریے گا, وہ مل جائے گا. حکیم صاحب جی بتائیں. دیکھیں جی, یہاں تک جہاں تک ان کے والد صاحب کی بات ہے, اصل میں 57 سے وہ 61 پہ آ گئے ہیں, 4 سال ہو گئے ہیں. تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اگر فالج ہونے کے جتنی جلد آپ اس کو ریکور کریں گے اتنی جلدی ہو جاتا ہے. اب اس کا حل یہ ہے کہ جس سائڈ پہ فالج ہے اس کی اپوزٹ سائڈ پہ, یہ جو ہمارے کان کے اوپر والا حصہ ہوتا ہے, اٹ سٹ, آج کل اس کا موسم ہے, یہ کپاس کی فصل میں نا اٹ سٹ ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے, اس کو لے لیں اور اس کو اچھے طریقے سے کاٹ کے کوٹ کرنا جی, اس کو تھوڑا سا گرم کر لیں. ٹھیک ہے. اور اس اٹ سٹ سے اس سائڈ پہ ٹکور کریں. اچھا. ہلکی ہلکی, اور یہ وقفے سے ٹکور کریں. اور ٹکور کرنے کے بعد لونگ, اکرکرا, دار چینی اور جند بدستر, یہ چاروں چیزیں لے کے 10-10 گرام, اور 100 گرام لے لیں روغن زیتون, اولیو آئل, اس میں اس کو اچھی طرح سے پکا کے تو اس تیل کا ہلکا ہلکا اس سائڈ پہ مساج بھی کریں. اور جس سائڈ پہ فالج ہے, خاص کر اگر رائٹ سائڈ پہ ہے تو یہ والے جو نا, یہ جو پٹھے ہوتے ہیں مسلس, یہاں سے پورے بازو پہ, اور اس سائڈ پہ اگر یہ جو ہمارا جبڑا ہوتا ہے اس پہ, یہاں پہ, تاکہ وہ جو زبان کے اوپر اثر ہے وہ بھی ختم ہوگا. تو اس کے خوراک کے لیے, اس کے لیے معجون فلاسفہ, یہ وہ میں بتانے لگا ہوں 2-3 چیزیں جو ہمیں بآسانی دواخانوں سے بھی مل جاتی ہیں. معجون ازراکی ہے, یوگ راج گوگل ہے. خاص کر یوگ راج گوگل جو ہے وہ ان تمام دوائیوں میں سردار دوا ہے فالج کے لیے. ٹھیک ہے. اگر اس کی ایک چمچی صبح شام مریض کو دی جائے, اس کے ساتھ اسی غذا کا اہتمام کیا جائے, غذا میں بناسپتی مکمل بند کر دیں, کوکم آئل بند کر دیں. آپ نے ان کو بغیر چکنائی کے پرندوں کا گوشت, جس طرح یہ کبوتر ہے, بٹیر ہے, فاختہ ہے, اس کے گوشت کا شوربہ دینا ہے, یخنی جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ساتھ اس کے مساج کریں تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ان میں بہتری آ جائے گی, تبدیلی آ جائے گی. ٹھیک ہے. ایک ہمارے پاس کالر ہے, سائمہ ہے آزاد کشمیر سے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم سائمہ, سن پا رہی ہیں؟ جی وعلیکم السلام. جی سائمہ کیا پوچھنا چاہے گی؟ میں اپنا مسئلہ بتاؤں ابھی؟ جی بتائیں. ہاں, وہ میرا یہ سوال ہے نا کہ میرے سامنے بہت درد ہوتا ہے, بی پی میرا ہائی ہوتا ہے. اگر بی پی کی ٹیبلٹ لیتی ہوں, اگر بی پی نارمل بھی ہو جائے تو میں آرام نہیں ہوتا.
हर वक्त दर्द रहता है। सर में बहुत दर्द रहता है, मुसलसल रहता है, बीपी हाई भी हो तो दर्द होता है, ना भी बीपी हाई हो तब भी दर्द रहता है। ठीक है, यही मसला है साइमा? जी 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 जी, हमारा आपको मशवरा है कि आप अपने सर को ठंडा रखा करें, ज़्यादा गुस्सा ना किया करें, ज़्यादा नेगेटिव ना सोचा करें। ये बराबरी या मुसाबका जो होती है ना, इन जज्बात को निकाल के, तो ज़रश की शीरी, ये काली किशमिश आम पंसारी से मिल जाती है, वो आप घर में ला कर रखें। उसका एक बड़ा चम्मच, 3 चम्मच अरके गुलाब में रात को भिगो कर रख दिया, सुबह ज़रश खा के ऊपर से वर्क पी लिया करें। नमक का इस्तेमाल ख़त्म कर दें, गोश्त वगैरह प्रोटीन वाली चीज़ें ख़त्म करें। और अगर आपने प्रोटीन यूज़ करनी है तो उबला हुआ अंडा या फिर मशरूम्स, ठीक है, या जो दालों में है जी ठीक है, प्रोटीन है वो इस्तेमाल करें। गोश्त वाली प्रोटीन जो लहमियाती है उसको कुछ अरसे के लिए ख़त्म कर दें। वॉक किया करें, अपनी नींद पूरी करें, तो इंशाल्लाह ये आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। अच्छा, हकीम साहब ये भी कहते हैं जिनका सर दर्द ज़्यादा होता है उनको नमक कम इस्तेमाल करना चाहिए, क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए, नमक जो है ये हमारी आर्टरीज को सख्त करता है। वो नालियां या वो चीज़ें जहाँ से खून उनको ना सुकेड़ता है, सख्त करता है, तो इसलिए, और फिर हमारे ब्लड को थोड़ा सा ये शूट भी करता है। तो इसलिए बेहतर ये है कि एक तंदुरुस्त आदमी भी इसका कम से कम, और अगर काला नमक इस्तेमाल किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। वो लो साल्ट होता है, उसमें जो खुर्दनी नमक है इसकी 30% तक मिकदार होती है, तो वो मुफीद साबित होता है। पिंक सॉल्ट भी ठीक होता है? पिंक सॉल्ट वही होता है तकरीबन जी, तकरीबन। हाँ जी, जो खुद बनाया जाता है ना, तो वो काला नमक की उसकी असर रंगत जो पिंकिश होती है। काला तो बेचारा नाम उसका है वैसे। काला ठीक है। अच्छा, बिल्कुल साइमा ने अपनी एडवाइस सुन ली है और ऑफ कोर्स जब वो अमल करेंगी तो बेहतर वो फील करेंगी। अच्छा हकीम साहब ये भी बताइएगा कि कब्ज़, जैसे आपने कहा कब्ज़ भी जो होती है उससे भी फालिज का अटैक होता है, दायमी जिसको कब्ज़, जी, उसका क्या इलाज? कब्ज़ तो आजकल हर घर में, हर दूसरे बच्चे को, बुजुर्ग को है। इसमें ना जी 3-4 इलाज हैं। जिन लोगों को साथ यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल भी और कब्ज़ है, वो सौंठ 100 ग्राम, सना मक्की 50 ग्राम और गुलाब के फूल 25 ग्राम, ये तीनों चीज़ों को ग्राइंड करके घर में रख लें। 1 चम्मच रात को 1 कप पानी में पकाएं, बतौर कावा पी के सो जाएं। इससे जिस्म के अंदर से जो यूरिक एसिड वो भी कम होगा, कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल होगा, और कब्ज़ जो है उसमें भी अफाका होगा। लेकिन दूसरे नंबर पे सना मक्की, सौंफ और गुलाब के फूल, ये हम वज़न लेके तीनों चीज़ें ये आप ग्राइंड करके घर में रखें। रात को सोते वक्त 1 चम्मच नीम गर्म पानी के साथ। इससे ये होगा कि आपको इजाबत खुल की होगी, आपकी अंतड़ियों से जितने भी फादल मादे वो ख़त्म हो जाएंगे। आपका जिस्म हल्का फुल्का, ये बादी शदी जो होती है ना कि दर्दें और सुस्ती वाला सिलसिला, ये भी इंशाल्लाह से ख़त्म हो जाएगा। और जिनको गैस्ट्रिक इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, खाने के बाद एसिडिटी, हार्ट बर्न्स हो जाते हैं, उनके लिए क्या रेमेडी आपके पास है? देखिए जी, तेज़ाबियत जो है उसकी वजह ये होती है कि हमारे मैदे के जो एंजाइम्स होते हैं जिनसे हमारी ग़िज़ा हज़म होती है, उनकी अफज़ाइश कम हो जाती है। अब उसके लिए सबसे पहले तो यही है कि हमें अपना मैदे को वॉश करना चाहिए। अच्छा, ठीक है। उसके लिए जी हमने ये जो फार्मूले बताए कब्ज़ वाले, इनका इस्तेमाल किया जाए। इसके साथ इंजीर, 5 अदद इंजीर रात को पानी में भिगो के रखें, ठीक है। सुबह सिर्फ उसका पानी इस्तेमाल कर लें, अंजीर खाने की ज़रूरत नहीं है, पानी से ही उससे आपकी इस्तिहा भी बढ़ेगी, ठीक है, आपके जो मैदे के एंजाइम है वो भी पैदा होंगे, ठीक हो जाएंगे। अगर बदहजमी की वजह से आपको डकार आते हैं, खट्टी डकारें जिसे कहते हैं, कुछ लोगों को खराटे आते हैं बदहजमी की वजह से, उसके लिए कलौंजी, ठीक है, तुख्मे प्याज, ठीक है, और मीठा सोडा, ठीक है। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम न्याज अहमद दयाल साहब हमारे साथ मौजूद है। आज हमने फालिज पे बात की, आपको रेमेडीज भी बताई हैं, तरीका इलाज भी बताया है और खुराक के हवाले से भी बात की है। तो व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। न्यू पाकिस्तान के पेजेस पे जाके तमाम कंटेंट देख सकते हैं। मिलेंगे कल नए प्रोग्राम के साथ। अपनी होस्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।